स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है सोमवार 30 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर के केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि ये हम सभी का हिंदुस्तान है। जब पटना के गांधी मैदान में इमारत शरिया द्वारा आयोजित वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ विरोध प्रदर्शन में उन्होंने ये बात कही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने पटना में वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ जुटे मुसलमानों की बड़ी भीड़ के सामने कहा कि न केवल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की योजना बनाई जा रही है बल्कि मुसलमानों के साथ साथ पिछड़ों और फिर दलितों के मतदान अधिकारों को भी छीनने का प्रयास हो रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में इस बिल का विरोध होना आवश्यक है। उन्होंने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा कि 8 करोड़ लोगों को फिर से नामांकन दाखिल करना होगा, तभी उनका नाम मतदाता सूची में आएगा। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनती है तो फिर इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। वहीं पर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता को सीमित करता है और जिला अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्रदान करता है। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यानी कि निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई है। निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में ओवैसी ने कहा कि बिहार की मतदाता सूची में पहले ही विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है, जिसमें तेजी से हो रहे शहरीकरण, लगातार हो रहे पलायन, मौतों की सूचना न देने और फिर मतदाता सूची में विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल करने जैसे मुद्दे पर विचार किया गया है और अब SIR को उचित ठहराने के लिए इन्हीं कारणों का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आयोग की ओर से अन्य सभी राज्यों के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पिछले अवसरों पर किए गए विशेष गहन संशोधन में इन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। वहीं पर बिहार में 2003 में किए गए गहन पुनरीक्षण का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये 2004 के लोकसभा चुनाव और फिर 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में काफी पहले हुआ था, जिससे मतदाताओं को नाम जोड़ने या फिर हटाने के लिए कानूनी उपाय करने के वास्ते उचित समय मिला था। दोस्तों बिहार में सड़क दुर्घटना मामले के निपटारे में EDR पोर्टल कारगर साबित हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सड़क परिवहन और फिर राजमार्ग मंत्रालय डाटाबेस तैयार कर रहा है ताकि पीड़ितों को समुचित मुआवजा समेत अन्य लाभ समय उपलब्ध कराया जा सके। जहाँ इसके अंतर्गत IRAD और फिर EDR पोर्टल पर दुर्घटनाओं के कारण जांच और फिर अन्य जानकारी को अपलोड किया जा रहा है। वहीं पर परिवहन विभाग के अनुसार पिछले 3 वर्षों में IRD वेबसाइट पर सड़क दुर्घटनाओं के कुल 39,162 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक 4,050 मामले पटना और फिर 2,030 मामले मुजफ्फरपुर जिले से दर्ज हुए हैं। अब तक लगभग 18,000 मामलों को EDR पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें से 2,000 मामले फॉर्म 7 पहुंचे हैं। वहीं पर फॉर्म 7 को ट्रिब्यूनल क्लेम पिटीशन माना जाता है। दोस्तों इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन चुनावी घोषणा पत्र बनाने की प्रक्रिया में जुट गया है। इंडिया गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र की पहली बैठक 30 जून को होने जा रही है। जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन किन किन मुद्दों पर चुनाव मैदान में हो जाएगी, इसका साझा घोषणा पत्र तैयार करने पर चर्चा होगी। उप समिति के सदस्यों में राजद से सांसद प्रोफेसर मनोज झा और फिर सुधाकर सिंह, प्रोफेसर अनवर पाशा और फिर प्रोफेसर सुबोध मेहता, कांग्रेस से अमिताभ दुबे, करुणा सागर और फिर शिव जतन ठाकुर, भाकपा माले से मीना तिवारी और फिर प्रोफेसर अभ्युदय, माकपा से सूर्योदय शर्मा और भी कई सारे लोग शामिल होंगे। जनसुराज में 80% अपराधी हैं, ये कहना मेरा नहीं बल्कि ये कहना बीजेपी सांसद का है। दरअसल बात यह है कि बिहार के बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर और फिर उनकी पार्टी जनसुराज पर बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि जनसुराज के 80% लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में कौन क्या है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने दलित समाज के एक सदस्य की निर्मम हत्या की थी वह आज बेतिया विधानसभा क्षेत्र से उनका उम्मीदवार
उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहा है और पूरे शहर में उसके बैनर पोस्टर लगे हैं। दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला है और जंगल राज वाले बयान पर जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब उनकी डर फैलाने की रणनीति काम नहीं आने वाली है। जब पटना में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुद्दों पर कभी बात नहीं की जाती है, बल्कि केवल जंगल राज की बात की जाती है। हम पिछले 20 वर्षों से विपक्ष में हैं और फिर वे आज भी हमारे लिए रो रहे हैं। वे अपने काम की जवाबदेही क्यों नहीं देते? जो उन्होंने अब तक क्या किया है? बिहार में व्यापार बढ़ाने के लिए उनका क्या खाका है? वे छोटे उद्यमों को कैसे अधिक फायदेमंद बनाएंगे? जब वे इस पर कभी भी बात नहीं करते हैं, बस कहते हैं जंगल राज आ जाएगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मैं भी 18 महीने तक डिप्टी सीएम रहा हूं। जब क्या उस दौरान लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे? अब भाजपा के डर फैलाने की राजनीति काम नहीं आने वाली है। नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो फिर बिहार गरीबी, पलायन और फिर बेरोजगारी में देश में सबसे ऊपर है। यहाँ कोई उद्योग नहीं है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बीते लगभग 10 दिनों से मानसून की बेरुखी भी जारी है। जहां सुबह 6 बजे से ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लोग सुबह से ही पसीने से तरबतर हो गए और फिर दोपहर तक उमस और फिर तापमान ने हालात खराब कर दिए है। अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं पर न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर दोपहर करीब 1:30 बजे आसमान में घने काले बादल छा गए, जहाँ लगा जैसे अब जोरदार बारिश होगी, लेकिन केवल बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर बारिश एक बूंद भी नहीं हुई। शाम को हुई हल्की बूंदाबूंदी ने थोड़ी राहत दी, लेकिन वह भी इतनी कम थी कि गर्मी और फिर उमस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर बिहार में मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके पीछे मुख्य वजह है हवा का रुख उत्तरी होना, कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय नहीं होना। मौसम विभाग ने कहा कि ये स्थिति अस्थायी है। 1 जुलाई से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। अगर हवा का रुख बदला और फिर नमी युक्त हवाएं आई तो फिर अगले सप्ताह में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं पर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी, जब गरज के साथ हल्की बारिश छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं पर इससे साफ है कि हल्की राहत तो मिल सकती है, लेकिन मजबूत मानसूनी वर्षा के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो फिर हम वैश्य आयोग बनाएंगे। हर बड़े मार्केट के पास पुलिस पिकेट बनेगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, व्यापारियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। वैश्य समुदाय के साथ गलत हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर राष्ट्रीय वैश्य महासभा की ओर से बापू सभागार में आयोजित वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कहा कि बनिया का मतलब बनाना होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैश्य समाज बिहार को बनाने में भागीदारी बने, जहां हमारा सहयोग करें, महागठबंधन का साथ दें, नया बिहार बनेगा, तभी वैश्य समाज का कल्याण होगा। 20 वर्षों से सत्ता में बैठे लोग आज भी जंगल राज कहकर के लोगों को डरा धमका रहे हैं। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार आज गरीबी, पलायन, बेरोजगारी में नंबर 1 पायदान पर है। शिक्षा, चिकित्सा का बुरा हाल है, अपराध बढ़ गया है, बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं हो रहा है। जून में ही 100 से अधिक वैश्य समुदाय के लोगों की हत्या हुई है। वोटर लिस्ट के बहाने गरीबों, वंचितों का संवैधानिक अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है। पहले मतदाता सूची से नाम हटाया जाएगा, फिर पेंशन, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड से नाम हटाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक साझेदारी की इच्छा जताते हुए राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होकर के बीजेपी और फिर एनडीए की सत्ता में वापसी को रोकना चाहती है। उन्होंने यह भी दोहराया है कि 2020 में भी एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त वार्ता सफल नहीं हो सकी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी और फिर कांग्रेस नेताओं से फिर बातचीत की है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा मकसद एनडीए को रोकना है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर बात नहीं बनी तो फिर हम सीमांचल और फिर उससे बाहर के क्षेत्रों में अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं खुद भी हर क्षेत्र से लड़ने को तैयार हूँ। ये बयान स्पष्ट रूप से बताता है कि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छुक जरूर है, लेकिन मजबूर नहीं। वहीं पर एआईएमआईएम की राजनीतिक पकड़
सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आदि में अधिक है। 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम वोटों में सेंध लगा करके बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2025 के चुनाव में सीमांचल की रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है और फिर यही वजह है कि AIMIM बार-बार इस क्षेत्र पर फोकस कर रही है। वहीं पर AIMIM की बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जो कि पार्टी के एकमात्र विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि हमने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है और उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि AIMIM सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं बल्कि एनडीए को हराने के उद्देश्य से साथ आना चाहती है। ये बयान AIMIM की राजनीतिक परिपक्वता और फिर रणनीतिक सोच को दर्शाता है, जो कि गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका को अहम बनाता है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में सुधार लाने के लिए लगातार शिक्षा विभाग और ACS सिद्धार्थ के द्वारा आदेश जारी किए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकारी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया गया है, जहाँ इसके तहत अब सरकारी स्कूलों के परिसर अब जल्द ही हरे भरे नजर आएंगे। जब वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही जिले में स्थित सरकारी विद्यालयों में छोटे से लेकर के बड़े पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को बागवानी के गुण भी सिखाए जाएंगे। स्कूलों में पौधेरोपण के बाद उनकी देखरेख की जिम्मेदारी बच्चों और फिर शिक्षकों की साझा होगी, जब शिक्षक बच्चों को पौधे की देखभाल और फिर बागवानी की बारीकियां सिखाएंगे। वहीं पर स्कूल परिसर में हरियाली और बागवानी निर्माण के लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से प्रत्येक स्कूल को 5,000 रुपये की राशि आवंटित की गई है। ये राशि एक करके स्कूलों को भेजी जा रही है। इस राशि से कटीला तार, कुदाल, खुरपी, पाइप और फिर अन्य बागवानी उपकरण खरीदे जाएंगे ताकि पौधों की उचित देखभाल की जा सके। प्रथम चरण में जिले के 824 स्कूलों को इस योजना के तहत चयनित किया गया है। दोस्तों, बिहार के एक ऐतिहासिक इमामबाड़े में और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन और फिर उनके परिजनों की शहादत आज भी पूरी दुनिया के लिए हक, इंसाफ और फिर इंसानियत की मिसाल है। दरअसल महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान काको प्रखंड के अंतर्गत अलीनगर पाली गांव स्थित ऐतिहासिक इमामबाड़ा में आयोजित मातमी मजलिस में शिरकत करते हुए नजर आए, जहाँ उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भी इमाम हुसैन की सत्यनिष्ठा और फिर कुर्बानी की सराहना की थी। करबला की जंग में संख्या बल कम होने के बावजूद भी सत्य और फिर न्याय के लिए दी गई कुर्बानी पूरी मानवता को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का संदेश देती है। इस मौके पर उन्होंने करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इमाम बाड़ा परिसर में मोमबत्ती जलाकर के शांति और आस्था का संदेश दिया। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में क्लर्क और अटेंडेंट के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। जहां बिहार राज्य सरकार मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद वर्षों से लाइब्रेरियन, क्लर्क और अटेंडेंट पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जहां इन पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल ने 3 अलग अलग नियमावली स्वीकृत की है। जहाँ नई नियमावली के आधार पर पुस्तकालय अध्यक्ष के करीब 6500 पद, विद्यालय लिपिक के 6421 पद और फिर परिचारी के 2000 पदों पर रिक्तियाँ होंगी। वहीं पर अभ्यर्थियों को बता दें कि स्कूल क्लर्क के 6421 पद और अटेंडेंट के 2000 पदों पर भर्ती की जाएगी। लिपिक और फिर परिचारी संवर्ग के स्वीकृत पदों में से आधे पद यानी कि 50% पद अनुकंपा से भरे जाएंगे और आधे पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। जब बिहार क्लर्क एवं अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिसूचना जुलाई माह में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इन पदों पर भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की ओर से पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, बिहार में अनुसूचित जाति और फिर जनजाति समुदाय के लोगों में अपने बच्चों को शिक्षित करने की ललक साफ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत राज्य के यानी कि बिहार के करीब 60,000 दलित टोलों में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विशेष शिविरों में अनुसूचित जाति और फिर जनजाति समुदाय के बच्चों का स्कूलों में दाखिले के लिए प्राप्त आवेदनों का निष्पादन त्वरित गति से किया गया है। दलित समुदाय के बच्चों के स्कूलों में दाखिला के लिए बीती 14 अप्रैल से 25 जून के बीच सरकार को कुल 1,62,174 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से शिक्षा विभाग ने 1,54,715 आवेदनों का निष्पादन कर दिया है।
दोस्तों, तेजस्वी यादव ने रविवार को दावा कर दिया है कि बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर होने वाला है और महागठबंधन की सरकार बनने पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यहां पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित किया, जहां पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोध स्वरूप काली पट्टियां बांध करके पहुंचे थे। जहां राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया है कि राजद इस कानून का पुरजोर विरोध करेगा। हमारे सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में इसका विरोध किया। जहां हमने इस कानून के खिलाफ अदालत तक का भी दरवाजा खटखटाया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं बिहार के अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा कि वो याद रखें कि एनडीए सरकार जाने वाली है। नवंबर में राज्य में एक नई गरीब समर्थक सरकार बनेगी और वह वक्फ अधिनियम कानून को कूड़ेदान में डाल देगी। तेजस्वी यादव के इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। वहीं पर केंद्र में सत्तारूढ़ और फिर राज्य में सत्ता साझा करने वाली भाजपा को ये याद दिलाना होगा कि आज़ादी हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और फिर ईसाइयों द्वारा दिए गए बलिदानों के कारण मिली थी। ये कहना है तेजस्वी यादव का। उन्होंने कहा है कि किसी को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि देश उसके पिता की संपत्ति का है। जब मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करके भाजपा की मदद करने के निर्वाचन आयोग के प्रयास के प्रति सतर्क रहें। हमें इसका मुकाबला करना होगा। लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने की किसी भी साजिश को विफल करना होगा। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने कक्षा 11वीं में दाखिला के लिए डिटेल अपलोड करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र समय पर आवेदन कर सके और किसी को मौका चूकने का डर ना रहे। जब बीएसईबी ने कक्षा 11वीं में दाखिला के लिए डिटेल अपलोड करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है, यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र समय पर आवेदन कर सके और किसी को मौका चूकने का डर ना रहे। बिहार बोर्ड की ओर से सभी इंटर कॉलेजों और फिर स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे OFSS पोर्टल OFSSBihar.in पर जरूरी जानकारी सही समय पर अपलोड करें ताकि मेरिट लिस्ट जारी करने में कोई भी समस्या ना हो। वहीं पर बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में नामांकन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए OFSS यानी कि ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स पोर्टल शुरू किया है। आवेदन के दौरान अपने दस्तावेज जैसे 10वीं का मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और फिर पहचान पत्र तैयार रखें। आवेदन फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। दोस्तों, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे अब पढ़ाई के साथ साथ सभी तरीके की आपदा से बचने की गुण भी सीखेंगे। इससे संबंधित विस्तार से कार्य योजना मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के यानी कि बिहार के सभी माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में खासतौर पर कक्षा 8 और फिर 9 के बच्चों के बीच प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को सुरक्षित शनिवार के नाम से विशेष सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसे लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य योजना निदेशक मयंक बरबड़े के स्तर से सभी संबंधित दिशा निर्देश का उल्लेख करते हुए पत्र जारी किया है। यह राज्य स्तर पर प्रशिक्षित इन शिक्षकों को फोकस शिक्षक के नाम से जाना जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय से एक शिक्षक को राज्य स्तर पर 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। ये प्रशिक्षण पटना स्थित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत 30 जून से हो रही है। अलग अलग जिलों के 150 शिक्षकों के बेंच में ये प्रशिक्षण आयोजित कराने की योजना है। दोस्तों, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे बिहार के लगभग 1 करोड़ 11 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग जनों को सीधा लाभ मिलेगा। जब इन लाभार्थियों को पहले मिलने वाले 400 रुपये प्रति माह की जगह 1100 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ये बढ़ोतरी जून महीने से प्रभावी हो गई है और जुलाई माह की पेंशन में बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा। लाभार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और फिर उनकी आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पेंशन की बढ़ी हुई राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं पर ये उन वृद्ध व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी आय बहुत कम है या फिर कोई आय नहीं है। यह इनमें प्रमुख है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के गहमागहमी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप जारी है दोनों तरफ से। वहीं पर चुनावी साल में तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरा महागठबंधन बिहार की जनता को एक बार फिर से मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष से लेकर के कांग्रेस नेता तक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हर दिन लोक लुभावने वादे बिहार की जनता से कर रहे हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें बीजेपी कह रही है। इसी बीच 1 मिनट का वीडियो जारी करके बीजेपी ने लालू प्रसाद के परिवारवाद पर तीखा हमला बोला है। बिहार बीजेपी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बेटा बेटी बीवी से बचेगा तब तो किसी और में बटेगा। 10 साल बाद जब गलती से लालू जी को बिहार की सत्ता में कुछ दिनों के लिए आने का मौका मिला तो सबसे पहले रोजगार अपने बेटा बेटियों को दिया। चारा चोरी में खुद कुर्सी छोड़ी तो फिर कुर्सी पकड़ा दिए पत्नी को। जहाँ सांसद विधायक बनकर के लुटेरा राज की लाइसेंस दे दिए अपने रिश्तेदारों को। ये बीजेपी ने कहा है। बीजेपी ने आगे लिखा है कि राजद के ना जाने कितने कर्मठ कार्यकर्ताओं के कपार पर सवार होकर के कच्ची उम्र में कुर्सी लपकने को तैयार लालू के लाल अब बड़ी बड़ी डीके हाँक रहे हैं। ये देंगे वो देंगे। ये लालू जी के लुटेरे राज के लाडले वारिस तुमसे कुछ ना दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी ने 2 टूक कह दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकना है तो साथ लो, वरना फिर। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन का दामन थामने को तैयार बैठे हैं, लेकिन इस बात को लेकर के इंडिया गठबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक बयान में इंडिया गठबंधन को खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, हमें ले लो भाई। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि महागठबंधन भी नहीं चाहता है कि बिहार में फिर से इंडिया गठबंधन की वापसी हो। उन्होंने कहा कि अगर बिहार की सत्ता एनडीए सरकार को फिर से नहीं सौंपनी है तो फिर हम सभी को एक साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। ये पूरा मामला इंडिया गठबंधन पर निर्भर करता है कि वे क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाएगा या नहीं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और वोटर हैं तो आपको एक दस्तावेज दिखाना होगा, तभी आप जाकर के वोट कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप वोट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, निर्वाचन आयोग द्वारा पेश किए गए इस तरीके के नियम को लेकर के बवाल मच गया है। विपक्ष इसको घेर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ये बैकडोर से लाया गया NRC है। जिस तरह से NRC में आपको भारतीय होने का प्रमाण देना होता है, ठीक उसी तरीके से इस नियम को भी आपको भारतीय होने का, इस नियम में भी भारतीय होने का प्रमाण देना होगा कि आप भारतीय हैं। अगर हैं तभी फिर आपका वोटर ID कार्ड बनेगा, वोटर लिस्ट में आपका नाम चलेगा और आप वोट कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। ये विपक्ष का कहना है। आपको बता दूं कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए निर्वाचन विभाग पटना ने सभी जिलों में मृत या फिर हस्तांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने जा रहे हैं। इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। जब पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने इस अभियान को लेकर के विस्तृत जानकारी दी है और लोगों से सहयोग की अपील की है। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर 30 जून से ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी कि BLO घर घर जाकर के मतदाताओं से संपर्क करेंगे। परिवार में जितने मतदाता पंजीकृत हैं उनके नाम की पुष्टि की जाएगी। इसके लिए एक विशेष फॉर्म भराया जाएगा। यदि किसी घर में 5 मतदाता है तो सभी 5 के नाम की पुष्टि और फॉर्म भरना अनिवार्य है। वहीं पर DM ने बताया है कि इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 तय की गई है। जब निर्धारित तिथि तक फॉर्म नहीं भरने वाले मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं। हालांकि इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं पर निर्वाचन विभाग की ओर से कहा गया है कि जो नागरिक फॉर्म भरने से चूक जाएं वो BLO से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी कर दिया गया है, जहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहीं पर अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए 500 वॉलंटियर्स की टीम लगाई गई है। इसके साथ शिक्षा विभाग, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कर्मी और फिर अन्य विभागों के कर्मचारी भी BLO की सहायता कर रहे हैं। वहीं पर 1987 से 2003 के बीच जन्मे लोगों को जन्म स्थान का प्रमाण और मां का दस्तावेज देना होगा। 2003 के बाद जन्मे व्यक्तियों को माता पिता का पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं पर DM डॉक्टर त्यागरंजन ने स्पष्ट कहा कि ये पहल निष्पक्ष और फिर पारदर्शी चुनाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि जनता इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें और पूर्ण सहयोग करें ताकि मतदाता सूची से फर्जी नाम हटाया जा सके और लोकतंत्र मजबूत हों।
दोस्तों, बिहार सरकार भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार नियमों में संशोधन कर रही है। 1 जुलाई से सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के 4 प्रावधानों को सख्त कर दिया है। इस क्षेत्र में पनप रहे जालसाजों, फर्जीवारों के सौदागरों और फिर भू माफियाओं पर सीधा हमला करने जा रही है। सरकार की इस पहल से किसी संपत्ति की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम होगी। जब बिहार सरकार का निबंधन विभाग 1 जुलाई 2025 से संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया में 4 कड़े और बेजोर नियम लागू हो रहा है, जिनसे फर्जी दस्तावेजों और फिर झूठे पहचान के सहारे चल रहे गोरख धंधे पर लगाम कसी जा सकती है। वहीं पर अब संपत्ति की रजिस्ट्री सिर्फ नाम से नहीं, पहचान की नब्ज से होगी। जब आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन के बिना कोई भी सौदा मुमकिन नहीं है। जो वर्षों से दूसरे की पहचान चुरा करके जमीनों पर कब्जा करते फिरते थे, अब उन्हें कानून की पकड़ से कोई भी नहीं बचा सकता। ये नियम जालसाजों के लिए मौत की घंटी कही जा रही है। अब नकली पहचान के सहारे बेनामी संपत्ति का खेल मुश्किल होगा। जब सरकारी पोर्टल पर अब सभी कागजात अपलोड होंगे, जब बिना किसी बहाने, बिना किसी फर्जी कागजात की घुसपैठ, जरा सी चूक और पोर्टल का डिजिटल पहरेदार पकड़ लेगा दस्तावेजों की सच्चाई। ये नियम उन शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसेगा जो जाली कागजात बना करके दूसरे की जमीन हड़प लेते थे। अब हर दस्तावेज का डिजिटल निशान होगा जिसे मिटाना नामुमकिन होगा। तो वहीं पर कैश में सौदा करने वाले अब सावधान हो जाए, तैयार रहें। हर भुगतान डिजिटल होगा और फिर हर रसीद का रिकॉर्ड हमेशा के लिए सरकारी खजाने में कैद रहेगा। घोटालेबाजों के लिए अब कोई भी छुपने की जगह नहीं बचेगी। ये नियम काले धन और फिर भ्रष्टाचार के गठजोड़ को तोड़ेगा, जिससे संपत्ति की सौदे में पारदर्शिता आएगी और अवैध कमाई पर लगाम लगेगी। वहीं पर संपत्ति रजिस्ट्रेशन के बाद अब फौरन डिजिटल कॉपी मिलेगी। यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया और हर समय डाउनलोड के लिए तैयार होगा। कागज़ी हेराफेरी और फिर कॉपी गुम होने का खेल अब खत्म होगा। ये नियम उन जालसाजों के मंसूबे पर पानी फेर देगा जो पुरानी और फिर गुमशुदा कागजात कॉपियों का फ़ायदा उठा करके फर्जीवाड़े करते थे। अब सब कुछ डिजिटल होगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। दोस्तों, बाबा बागेश्वर पटना आने वाले थे, लेकिन उनकी पटना आने का जो कार्यक्रम था उस पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि उनको अनुमति नहीं मिली है। जब पटना के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। पटना जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 6 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अब तक किसी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन के अनुसार जिला नियंत्रण कक्ष को कार्यक्रम की तैयारी जानकारी इस सोशल मीडिया पोस्ट और फिर पोस्टरों के माध्यम से मिली है, जिसके बाद पटना जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट किया है कि विधि व्यवस्था और फिर भीड़ नियंत्रण को देखते हुए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। डीएम ने कहा है कि इस तरीके के बड़े जनसमूह वाले आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया है कि पटना एक संवेदनशील और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर किसी भी धार्मिक या फिर सामाजिक आयोजन के पहले सुरक्षा, यातायात और फिर आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी जरूरी होती है। वहीं पर प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर आयोजन बिना इजाजत होता है तो फिर आयोजकों के खिलाफ नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। जहां प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जारी सियासी गहमागहमी के बीच भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि उनकी बात सच नहीं हुई तो फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि जदयू को इस चुनाव में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अगले 2 महीने में ये साफ हो जाएगा कि ये लोग किसी वोट देंगे या क्या वे फिर से उन पर भरोसा करेंगे जिन्होंने पहले उन्हें निराश किया है, या फिर किसी नए विकल्प को चुनेंगे। तो किसी भी हाल में नवंबर के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, मैं ये लिख करके दे सकता हूँ। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक और फिर शारीरिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार की हालात ऐसी नहीं है कि वे बिहार को संभाल सके। जब वह मंच पर पीएम मोदी का नाम तक भूल जाते हैं। राष्ट्रगान बजने पर उन्हें समझ नहीं आता है कि ये राष्ट्रगान है या कव्वाली। जब पिछले 1 साल में उन्होंने मीडिया से बात तक नहीं की है, जब वे खुद की देखभाल करने की स्थिति में नहीं है तो फिर बिहार की देखभाल कैसे करेंगे? अगर हमें ये पता है तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पता? उनको भी पता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि भाजपा भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए मजबूर है। भाजपा नीतीश कुमार को इसलिए बनाए हुए हैं ताकि चुनाव तक व्यवस्था चलती रहे। उनके पास बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने या का न आत्मविश्वास है और न ही तैयारी है, इसलिए वे नीतीश कुमार का बोझ उठा रहे हैं।
दोस्तों, बिहार में मानसून की एंट्री जून महीने के बीच में हो गई थी। जब पहले कुछ दिनों तो पूरे बिहार में बारिश हुई, लेकिन बाद में बारिश नहीं होने के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को खुशखबरी दी है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटे के लिए बिहार के 18 जिलों में ऑरेंज और फिर 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बक्सर, कैमूर, आरा, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और बांका जिले में 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलेगी। इसके अलावा बारिश और फिर ठंड का गिरने की भी संभावना है। वहीं पर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक वेस्ट और फिर ईस्ट चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिला में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरीके के बदलाव की तैयारी है। सबसे बड़ा परिवर्तन बदलाव आरक्षण प्रणाली में होगा। आपको बता दें कि टिकटों की बुकिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाएगा। मुसाफिरों को ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म है या नहीं। अभी आरक्षण चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तैयार होता है, जिससे प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को असुविधा होती है। विशेष करके दूर दराज वाले यात्रियों को अंतिम समय तक स्थिति स्पष्ट न होने की समस्या होती है। नई आरक्षण प्रणाली दिसंबर 2025 तक लागू हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन सुधारों की समीक्षा की और फिर कई बड़े निर्णय लिए हैं। आपको बता दूं कि तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों को भी सख्त किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के प्रयास के अनुसार जिन ट्रेनों को दोपहर 2 बजे से पहले रवाना होना होगा, उनका आरक्षण चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे तक बना दिया जाएगा। जैसे प्रतीक्षा सूची वालों को, यानी कि वेटिंग वालों को, उनके कन्फर्मेशन की स्थिति की जानकारी पहले ही हो जाएगी। इससे ज़रूरत पड़ने पर वे वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को बड़ा भाई बताते हुए उन्हें बड़ी सलाह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी सलाह है कि अब चिराग पासवान को शादी कर लेनी चाहिए। वहीं पर इस दौरान तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने चिराग पासवान को आगाह कर रखा है कि वे सीएम नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा न करें। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सलाह देते हुए कहा कि चिराग पासवान हमारे बड़े भाई हैं। छोटे भाई होने के तौर पर हम उनको बार बार सलाह देते हैं कि पहले शादी कीजिए। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से कहा है कि अब उनकी शादी कर लेनी चाहिए उनको। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, अब तो शादी कर लीजिए चिराग जी। तेजस्वी यादव ने मजाकिया लहजे में कहा कि हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब चिराग पासवान को भी शादी कर लेनी चाहिए। वहीं पर इस दौरान तेजस्वी यादव ने दिवंगत रामविलास पासवान की जमकर के तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। सामाजिक न्याय और फिर धर्मनिरपेक्षता पर वो विश्वास करते हैं। उन्हीं रामविलास जी के पुत्र हैं जो गोधरा कांड हुआ था तो इस्तीफा दे दिए थे और फिर पाकिस्तान भी गए थे। जब वहीं पर रामविलास पासवान जी के बेटे हैं जो आरक्षण का समर्थन करते थे। और चिराग पासवान जी कहते हैं कि कृमि दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जब उनकी क्या विचारधारा है? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चिराग पासवान व्यक्तिगत हित पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में रविवार को उस वक्त अफरा तफरी और हंगामा मच गई जब राजद नेता तेजस्वी यादव की रैली के दौरान एक ड्रोन मंच तक पहुंच गया और पोडियम से टकरा गया। राजद नेता उस वक्त भाषण दे रहे थे और फिर हादसे में चंद सेकंड पहले झुक करके खुद को बचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के तौर पर एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे। जैसे ही वे कह रहे थे कि सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता, सभी सोशल एक्टिविस्ट, ठीक उसी वक्त एक ड्रोन हवा में लहराता हुआ सीधा मंच की ओर बरआया और फूलों से सजे पोडियम से जा टकराया। वहीं पर तेजस्वी यादव ने तेजी से रिएक्ट करते हुए झुक करके खुद को इससे बचाया। जब तक मैं जिंदा हूं, संविधान और आरक्षण को कोई भी खतरा नहीं है, ये कहना है चिराग पासवान का। जी हां, आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में लोगों को भरोसा देते हुए कहा कि जब तक वे जिंदा है तब तक संविधान आरक्षण को कोई भी खतरा नहीं है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नालंदा के हॉकी मैदान में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में भाग लेने पहुंचे थे। जहां वहां पर उमरा भीड़ को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने विपक्ष
को निशाना पर लिया। उन्होंने आपातकाल को लेकर के कांग्रेस राजद को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की लाल किताब लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी दादी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके संविधान की हत्या की थी। इसके लिए देश से माफ़ी कब मांगेंगे? उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब आपातकाल लागू हुआ था तो फिर लालू प्रसाद यादव भी जेल गए थे, उनको भी जेल भेजे गए थे, उन्हें भी आपातकाल को झेलना पड़ा था। तब वो जयप्रकाश नारायण के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यक्रम में उपस्थित बहुजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा बिहार के लिए है। जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक संविधान आरक्षण को कोई भी खतरा नहीं है। जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोचते हैं उन्हें चिराग पासवान से डर लगता है। जहाँ उन्होंने अपनी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट्स बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 में जब ये नारा दिया गया था तब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया था। आज फिर मेरे बिहार लौटने की खबर से उनकी पीड़ा बढ़ गई है। जहाँ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने संविधान के नाम पर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की, लेकिन जनता ने पीएम मोदी को समर्थन दिया। जी हाँ, अब फिर से यही खेल खेला जा रहा है। उन्होंने लोगों से सावधान रहते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता विपक्ष के झूठे प्रचार में नहीं आएगी। जहाँ उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार अगर सरकार बनी तो फिर संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा। लेकिन संविधान 1975 में जब खतरे में आया था तब सरकार किसकी थी? आपातकाल को किसने लगाया था? दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को बख्तियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बख्तियारपुर में विकसित रिवर फ्रंट सीरी घाट और फिर पार्क के उद्घाटन को लेकर के आयोजित किया गया था। इस मौके पर निशांत कुमार ने अपने पैतृक स्थान से जुड़ी हुई भावनाएं शेयर करते हुए कहा कि बख्तियारपुर मेरा घर है, मेरे पिता और फिर दादा दादी का घर है, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, बचपन की बहुत सी यादें इसी जगह से जुड़ी हुई है। निशांत कुमार ने, यानी कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने अपने पिता नीतीश कुमार की पहल की सराहना करते हुए बताया है कि बख्तियारपुर से लेकर के खासोरपुर और फिर दादोर तक गंगा नदी की ड्रेनेज कराई गई है। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ तकनीकी विकास नहीं बल्कि एक संवेदनशील और फिर सांस्कृतिक पुनर्जीवन का भी काम है। नदी की सफाई और उसकी धारा को फिर से सक्रिय बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। रिवर फ्रंट घाट और फिर पार्क के निर्माण से स्थानीय निवासियों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। धार्मिक अनुष्ठानों और फिर सामाजिक आयोजनों और पर्यटन के लिहाज से ये क्षेत्र अब और अधिक उपयोगी और आकर्षक बन गया है। निशांत कुमार ने कहा है कि आज जो कुछ भी बना है वह सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। यह उद्घाटन कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समग्र नदी विकास योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य न केवल गंगा जैसी नदियों की धारा को पुनर्जीवित करना है बल्कि स्थानीय रोजगार, धार्मिक पर्यटन और फिर पारिवारिक विरासत को भी संजीवनी देना है। वहीं पर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और फिर उन्होंने इस परियोजनाओं के लिए सरकार का आभार जताया है। निशांत कुमार ने आम लोगों से बातचीत भी की है और पार्क तथा घाट का निरीक्षण करते हुए कहा कि वे समय समय पर यहाँ पर आते रहेंगे।